नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी योगी के फैसले पर नीतीश के सवालों की, मौजूदा वक्त में राहुल के बयान की। जानेंगे मुसीबत से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया मंथन, और क्या उद्धव 40 दिन रहेंगे सीएम। और आखिर में बात रेलवे कर्मचारियों पर आने वाली परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार की राज्यों से अपील, अक्षय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण पार्क की करे स्थापना। बिजली की घरेलू मांग को पूरा करने के साथ भारत को अक्षय ऊर्जा उपकरण उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने को लेकर लिया फैसला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सभी कंपनियां शीघ्र करें कर्मियों के वेतन का भुगतान। सोनिया गांधी ने 11 दिग्गजों के एक सलाहकार ग्रुप का किया गठन, मौजूदा हालात पर करेंगे चर्चा। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और पी चिदम्बरम भी होंगे ग्रुप में शामिल। बंद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, उद्धव सरकार 12 लाख निर्माण श्रमिकों को देगी आर्थिक मदद। दूरसंचार कंपनियों ने प्रीपेड उपभोक्ताओं को दी राहत, रिचार्ज न होने पर भी 3 मई तक बरकरार रहेगा कनेक्शन। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया देंगे अपने ग्राहकों को राहत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश के स्वास्थ्य हालात को बेहतर करने के लिए राज्य सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहां सरकार आपस में ही उलझती नजर आ रही है। दरअसल यूपी के सीएम योगी का कोटा से स्टूडेंट्स की घर वापसी करवाने का फैसला बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है। सीएम योगी के इस फैसले से अब तीन मुख्यमंत्रियों के बीच कड़वाहट पनपने लगी है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों स्टूडेंट्स अटके हुए हैं। तालाबंदी के कारण शैक्षणिक संस्थाओं में ताले लटक रहे हैं, लिहाजा बच्चों को घर जाने की चिंता सता रही है। इस बीच करीब 35,000 छात्रों की घर वापसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच कड़वाहट पनपने लगी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अशोक गहलोत से बात करके छात्रों की घर वापसी के लिए बसें भेजी, तो नीतीश को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने योगी सरकार के बसें भेजने के फैसले को तालाबंदी का मजाक उड़ाने वाला फैसला बताया। सीएम नीतीश ने कहा, कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न परिवार से आते हैं, अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उन्हें क्या दिक्कत है। जो गरीब अपने परिवार से दूर बिहार के बाहर हैं, फिर तो उन्हें भी बुलाना चाहिए। बंद के बीच में किसी को बुलाना नाइंसाफी है। आपको बता दें, कोटा में यूपी के सबसे ज्यादा करीब 7700 स्टूडेंट्स रहते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी संख्या करीब 6500 है। इसके अलावा एमपी के 4000, झारखंड के 3000, हरियाणा महाराष्ट्र के 2-2 के अलावा नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के भी 1-1000 छात्र कोटा में अटके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें करीब 13 से 14 हजार लड़कियां भी शामिल हैं। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की घर वापसी के लिए बसें भेजी, तो उस पर सियासत शुरू होती दिख रही है। एक तरह से देखा जाए तो बिहार सीएम नीतीश कुमार के उठाए गए सवाल जायज भी हैं। आखिर जब सरकार स्टूडेंट्स के घर वापसी के लिए कदम उठा सकती है, बसें भेज सकती है, तो फिर श्रमिकों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, लॉकडाउन होने से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में फंस गए हैं, जिसमें यूपी बिहार के लोग ज्यादा हैं। लेकिन इस बीच जब सीएम योगी ने कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजी, तो उस पर सियासत शुरू हो गई और बिहार से मुखिया ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, लॉकडाउन की शुरुआत से ही पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लोग कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, खासकर प्रवासी मजदूर और कामगार। लेकिन एक वर्ग विद्यार्थियों का भी है जो अपनी पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। कोटा में देश भर के छात्र पढ़ने आते हैं। यही हाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों का भी है। मामला कोटा शहर का है, जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज्यादा छात्र हैं, जैसा कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया भी है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपने छात्रों को तो बुला लिया, लेकिन अब बिहार के सीएम के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो भी अपने राज्य के छात्रों को वापस बुलाने की व्यवस्था करें। एक नजर में देखें तो ऐसा लगेगा कि हाँ, बिल्कुल नीतीश कुमार को भी आगे आना चाहिए और अपने प्रदेश के छात्रों को घर वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है और छात्र परेशान हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी आज नीतीश को घेरा है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि क्या ये छात्र इतने कमजोर या गरीब तबके से आते हैं कि इन्हें वहां रहने और खाने पीने में दिक्कत आ रही है। चाहे दिल्ली हो या कोटा, यहां अधिकतर छात्र मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास की फैमिली से आते
आते हैं और लाखों रुपए की रकम अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। तो क्या ये छात्र या इनके परिजन महीना 2 महीना लॉकडाउन का पालन करते हुए जहां हैं वहां नहीं रह सकते? आखिर इनके ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई थी? क्या ये किसी दिहाड़ी मजदूर की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां से इन्हें निकाल दिया गया है? क्या इनके मकान मालिकों ने घर खाली करवाकर सड़क पर फेंक दिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से अधिकतर की माली हालत अच्छी है और इन्हें ना रोजी की चिंता है ना रोटी की। बस ये घर पहुंचना चाहते हैं, सो सरकारें अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की अपनी सियासत है और वो लखनऊ से बसें भेजकर अपने प्रदेश के छात्रों को बुलवा रहे हैं, लेकिन नीतीश थोड़ा आदर्शवादी दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें अपने उन गरीब मजदूरों के बारे में जरूर चिंता करनी चाहिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और भूखे मरने की नौबत में आ गए हैं। ये वक्त वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर इंसानियत दिखाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश के खराब होते स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम कोशिश करने में जुटी हैं। दुनिया भर के देश उसकी काट खोज रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मौजूदा स्वास्थ्य हालात को देश के लिए चुनौती के साथ अवसर भी बताया है। तो क्या कहना है राहुल गांधी का, इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य हालात से पूरी दुनिया परेशान है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में अब तक 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। करीब 500 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और विपक्ष लगातार अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता नजर आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने मौजूदा वक्त को चुनौती के साथ एक अवसर भी बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मौजूदा स्वास्थ्य हालात एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन ये एक मौका भी है। इस समय में अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और डेटा एक्सपर्ट्स को इनोवेटिव तरीके से काम करके मौजूदा मुसीबत का हल ढूंढने के लिए अवसर देने की जरूरत है। ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी मौजूदा हालात को लेकर अपनी बात रख रहे हों। पहले भी राहुल मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए मोदी सरकार को कई सुझाव दे चुके हैं। सभी से लगातार एकजुट होकर सरकार का सहयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। पीएम मोदी को भी राहुल पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर उपायों का जिक्र किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार सकारात्मक सोच के साथ सरकार का साथ देते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि राहुल के सुझाव सरकार के कितने काम आते हैं और सरकार उन पर कितना अमल करती है। एक तरफ जहां राहुल गांधी देश की तरक्की के लिए केंद्र को उपाय सुझा रहे हैं, तो वहीं देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार भी जमकर मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। लगातार रणनीति पर विचार किया जा रहा है और इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी एक बैठक हुई। तो क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। हालात कितने गंभीर हैं, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को बंद की मियाद 19 दिन आगे बढ़ानी पड़ी है। सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए आर्थिक नुकसान झेलने को तैयार है। हालात से निपटने के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए तैयार किए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शामिल हुए। बैठक में देश की वर्तमान स्थिति और तालाबंदी हटने के बाद की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, रामविलास पासवान और गिरिराज सिंह शामिल हुए। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, मौजूदा हालात को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से बातचीत की। हमने लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के तरीकों पर चर्चा की। लोगों को राहत देने के लिए मंत्रालयों की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान सरकार के सीमित गतिविधियों को शुरू करने के लिए जारी की गई गाइडलाइन और आरबीआई के उठाए कदमों की भी सराहना की गई। दरअसल मौजूदा हालात में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी काफी अहम है। बैठक में 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने पर चर्चा हुई, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकेगी। अब मंथन का दौर तो तेज है ही, लेकिन ये मंथन देश को कैसे मुसीबत से बाहर निकालता है, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत भी है, जहां महाविकास आघाड़ी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। जी हां, उद्धव के सामने जहां स्वास्थ्य हालात सुधारने की चुनौती है, तो वहीं उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी भी बरकरार रखनी है, जो मौजूदा हालात में खिसकती नजर आ रही है। ऐसे में अब उद्धव के पास इस पद पर बने रहने के लिए सिर्फ 40 दिन बाकी है। क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी महाविकास अघाड़ी की सरकार? क्या बीजेपी की भविष्यवाणी होगी सच? क्या उद्धव से छिन जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? ये सवाल पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहे हैं, क्योंकि मौजूदा स्वास्थ्य हालात ने सभी सियासी गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जिसके चलते न चुनाव हो रहा है, न उद्धव की परेशानी कम।
दरअसल विधान परिषद भेजने के मुद्दे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की खामोशी शिवसेना प्रमुख और सूबे के मुख्यमंत्री के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव 10 दिन से राजभवन में लंबित है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जिसके मद्देनजर अब मुख्यमंत्री के पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। इस दौरान अगर वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित या मनोनीत नहीं हुए तो उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के इस काल में राज्य को एक अभूतपूर्व संवैधानिक और राजनीतिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का ध्यान राजभवन के फैसले पर लगा है। दरअसल राज्य में अभूतपूर्व स्थिति है। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि राज्यपाल को किसी मुख्यमंत्री को मनोनीत सदस्य के तौर पर विधान परिषद भेजने की जरूरत पड़ी हो। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 28 मई को समाप्त हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इससे पहले राज्यपाल अपना फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्यपाल का फैसला सकारात्मक होगा, क्योंकि राज्य को संवैधानिक मुसीबत से बचाने की जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी राज्यपाल की भी है। वहीं अगर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया, तब उद्धव सरकार के पास 2 विकल्प रहेंगे। एक तो 3 मई को पूर्णबंदी खत्म होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों के चुनाव का ऐलान करे और 27 मई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करे, ताकि मुख्यमंत्री निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन के सदस्य बन सकें। और अगर चुनाव आयोग ये नहीं करता तो फिर मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर नए सिरे से शपथ ले सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें फिलहाल राज्यपाल के फैसले पर टिकी हैं कि वो उद्धव के पक्ष में फैसला सुनाएंगे या कोई और कदम उठाएंगे। तो एक तरफ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे उद्धव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी सुगबुगाहट जोर पकड़ती नजर आ रही है। शिवराज कैबिनेट में किस दिग्गज को जगह दी जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने खेमे के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए खूब माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन शायद बात बनती नजर नहीं आ रही है। तभी तो अमित शाह के साथ अब सिंधिया जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट को लेकर पेच दिन ब दिन फंसता ही जा रहा है। कैबिनेट में कितने दिग्गजों को शपथ दिलाई जाए, फिलहाल इस पर खूब माथापच्ची चल रही है। सिंधिया भी अपने खेमे के लोगों को मंत्री बनाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तभी तो सिंधिया केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करने पहुंच गए। खबर है कि शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के तीखे तेवरों को देखते हुए फिलहाल 7 से 8 मंत्रियों की मिनी कैबिनेट चाहते हैं। ये सभी विभाग मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए काम करेंगे, लेकिन सिंधिया चाहते हैं कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे 6 बागियों को पहली बार में ही कैबिनेट में जगह मिल जाए। अगर बीजेपी सिंधिया की बात मानती है तो पहली सूची में तुलसी सिलावट के साथ गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी का नाम शामिल होगा। सिंधिया का कहना है इन नेताओं को उपचुनाव में जाना है, लिहाजा इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना और राज्यवर्धन दत्तीगांव के साथ ही हरदीप सिंह डंग के बारे में भी बीजेपी को सोचना होगा। अब शिवराज हालात को भांपते हुए मिनी कैबिनेट को बड़ा करने में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं, इसका पता तो आने वाले 1-2 दिनों में ही चल जाएगा। बीजेपी खेमा, सिंधिया और बागियों को इतनी जल्दी नाराज नहीं करना चाहेगा, लिहाजा शिवराज को आलाकमान की बात मानकर बैकफुट पर जाना पड़ सकता है, जिसके बाद शिवराज और सिंधिया में आपस में तल्खियां भी बढ़ सकती हैं। अब आगे उपचुनाव भी हैं और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में पूरी ताकत लगाने को बेताब है, लिहाजा बीजेपी खेमे की एक गलती पार्टी में अंतर्कलह के हालात भी पैदा कर सकती है। देखना होगा कि शिवराज कैबिनेट के गठन और उपचुनाव तक बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक रहता है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे कर्मचारियों पर आने वाली परेशानी की। देश में 3 मई तक संपूर्ण बंदी है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। बात अगर रेलवे की करें तो 3 मई तक रेलवे के पहिए भी थमे रहेंगे, जिसके कारण रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसकी गाज रेलवे कर्मचारियों की सैलरी पर गिर सकती है। रिपोर्ट देखिए। 3 मई तक ट्रेन के पहिए थमे हुए हैं, जिसके कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। यात्रियों के साथ रेलवे भी 3 मई तक ट्रेनों का संचालन न होने से परेशान है। बंद के कारण रेलवे को करोड़ों का घाटा हो रहा है, जिसकी गाज अब रेलवे कर्मचारियों पर गिरती दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे अब 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। योजना के तहत टीए, डीए समेत ओवर टाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाए
जाएगा। ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाले भत्ते पर रोक लगाई जा सकती है। रेलवे के मुताबिक ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को अलग से भत्ता क्यों दिया जाए। जानकारी के मुताबिक ओवर टाइम ड्यूटी के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% तक की कटौती हो सकती है। मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड को 500 किलोमीटर पर मिलने वाले 530 रुपए भत्ते में 50% कमी का सुझाव है। इसके अलावा रेल कर्मियों के वेतन में 6 महीने तक कमी करने की भी सिफारिश है। इसमें 10 से 35% तक की कटौती की जा सकती है। कर्मचारी के 1 महीने ऑफिस न आने पर परिवहन भत्ता 100% काटा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई भत्ते के लिए 28,000 मिलते हैं, जिसकी समीक्षा होना बाकी है। दरअसल रेलवे ने बंद की मियाद बढ़ने के बाद इस दौरान यात्रा के लिए बुक कराई गई टिकटों के पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की है, जिसकी वजह से रेलवे के राजस्व को करीब 1490 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब रेलवे इसकी भरपाई अपने कर्मचारियों से करवाने की योजना पर काम करता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि अगर रेलवे ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके बाद रेल कर्मचारी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।